स्वागत है परीक्षा वाली चैनल में आप लोग का। हम लोगों ने संसद को समाप्त कर दिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे उच्चतम न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय जो है भारत के संविधान में भाग 5 में दिया गया है। किसमें? भाग 5 में। और भाग 5 में 4 अध्याय होता है। एक होता है संघ की कार्यपालिका, दूसरा होता है कि संसद, तीसरा भाग अध्याय है उसका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, चौथा है इसका संघ की न्यायपालिका। इसका जो आर्टिकल है वो 124 से लेकर 147 में दिया गया है। इसी प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि देखिए हमारा जो संविधान है उसमें केंद्र को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, फिर पंचायत स्तर पर भी पंचायत को अलग से शक्तियाँ प्राप्त कर दी गई हैं। तो इन सभी के जो अधिकार क्षेत्र है भाई एक संघीय सरकार की स्थापना का निर्माण करता है भारत। तो संघीय सरकार का मूल विशेषता होता है कि शक्तियों का जो पृथक्करण यही उसका मुख्य विशेषता होता है। सभी सरकारों के पास कुछ अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। इसमें केंद्र की शक्ति एक अलग होगी, राज्य सरकार की शक्ति अलग होगी, पंचायत स्तर पर भी कुछ उनके पास शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो इन सब के जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उन सब का रक्षक होता है भाई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के कानून क्षेत्र पे जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्राधिकार था उस पे उसने कोई ऐसा लॉ बना दिया या कुछ उसके कार्यों में बाधा डाला तो उसकी रक्षा कैसे होगा? तो इसीलिए न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक। तो भारत में जो है वो एकल न्यायपालिका को अपनाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके अधीनस्थ हाई कोर्ट होगा, उसके अधीनस्थ लोअर कोर्ट होगा। लेकिन अमेरिका में क्या रखा गया है कि जो केंद्र की न्यायपालिका है वो एक अलग होगी और जो हर राज्यों के अलग अलग अपना हाई कोर्ट होगा। तो यहाँ पे भी है सिस्टम वही, लेकिन चीज़ें ये वहाँ पे होती है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसी के अधीनस्थ सभी के सभी न्यायालय कार्य करेंगे। तो इसके आज कुछ प्रोफार्मा को जान लेते हैं कि न्यायाधीश कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी इसके क्षेत्राधिकार को अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक। तो इसके तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो 124 है इसको सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को आर्टिकल वाइज पढ़ते चलना है। तो जो आर्टिकल 124 है वो उच्चतम न्यायालय की गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? गठन को। तो अट्ठाईस जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को, तो 2 दिन बाद इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक। तो इसमें क्या था कि हम लोग को गठन में क्या पढ़ना है, तो न्यायाधीश कितने होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनको हटाया कैसे जा सकता है, यही चीजें पढ़ना है। तो मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। 7+1 का रेशियो चला। ठीक। फिर 1956 में इसमें संशोधन किया गया और इसको 10+1 कर दिया गया 11। ये बढ़ाया जा रहा है, यानी न्यायाधीश है, ये है मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो सभी में एक एक रहेंगे ही, अन्य न्यायाधीशों को ही बढ़ाया जाता है। ये शक्ति किसके पास होगी? तो वो संसद के पास होगी, क्योंकि जो हम लोग का अनुच्छेद 124 है उसमें यह साफ रूप से कह दिया गया कि ये शक्ति संसद के पास होगी। यदि संसद चाहे तो उसकी संख्या बढ़ा सकती है, उसी के पास ये अधिकार है। फिर बढ़ते बढ़ते 1960 में हुआ इसका 13, फिर 1977 में 17 हो गया, फिर 1986 में 25+1 हो गया 26। ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ता गया। फिर 2009 में 30+1 हो गया और वर्तमान में कितना है, तो 2019 में इसको अमेंड करके
33 प्लस 1 है। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 न्यायाधीश, 56 में कितने हो गए 11, 60 में कितने हो गए 14, 77 में 18, 86 में 26, 2009 में 31, इस समय 34। तो 34 न्यायाधीश इस समय कार्यरत हैं उसमें। ठीक, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है ये जान लेते हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 जज कार्यरत हैं, 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। चूँकि भारतीय संविधान में ये 124 का प्रावधान किया गया है, उसमें अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की गई है। तो वो जो न्यायिक आयोग है वो जजों के लिए सिफारिश करेगा इस आर्टिकल के अनुसार, और वो राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, राष्ट्रपति फिर उसी आधार पर नियुक्त करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उसने असंवैधानिक ठहरा दिया। ठीक, तो वर्तमान में स्थिति ऐसे है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। परामर्श कौन लेगा? तो राष्ट्रपति लेगा, यानी इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आपसी नहीं रहेगा, पर्सनली व्यक्तिगत नहीं रहेगा, ये अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की इसमें सहायता लेंगे। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है अपने सुप्रीम कोर्ट के जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मशवरा परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेजेगा। राष्ट्रपति महोदय उसके बाद इन जजों की नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो आज़ादी के बाद से लेके सीक्वेंस चला आ रहा है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सबसे वरिष्ठ जज होगा, वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में 3 लोगों को हटा के जो चौथा व्यक्ति था उनको बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी इस चीज़ की आलोचना हुई, लेकिन 1993 में ये घटना थी 1971 की। फिर उसके बाद 1993 में ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कह दिया कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक, तो इतना चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आगे है कि इनकी अर्हताएं क्या होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी अर्हताएं क्या होती हैं? कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो अर्हताएं में है कि वो व्यक्ति भारत का पहले तो नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। कहाँ का? तो भारत का। दूसरा इसका अर्हता होती है कि वो किसी भारत के जो हाई कोर्ट है वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश का कार्य किया हो, यानी 5 साल तक वो जज रहा हो, कम से कम। यह तीसरा है इसका कि जो हाई कोर्ट का वो कम से कम, यानी उच्च न्यायालय का 10 वर्षों तक कम से कम अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। एक हाई कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में ऐसे सीक्वेंस में भी किया हो, लेकिन लगातार उसको 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए। और जो इसका चौथा क्लास है वो राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो या पारंगत विधिवेत्ता हो। जो ये 4 आधार है, नागरिक होना चाहिए, या 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो किसी हाई कोर्ट में,
या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता हो। तो जो चौथा क्लाज है, इस आधार पर तो अभी आज तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। ये चीज़ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका में इस आधार पर नियुक्ति किया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक इस आधार पर चौथे क्लाज पे कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। इन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा? जजों को। तो जजों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन लोगों को शपथ दिलाएगा। नियुक्त व्यक्ति, तो इनकी अर्हताएं ये होती है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सभी चीजें राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। ये राष्ट्रपति का न्यायिक कार्य होता है। इतना चीजें हो गया। पदावधि देख लेते हैं इन लोग की। पदावधि क्या होगी? तो मैक्सिमम 65 साल तक ये कार्य कर सकते हैं। तो इनका जो पद है वो निम्न परिस्थितियों में खाली किया जाता है। 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें इनका पद रिक्त किया जाएगा, नहीं तो इनकी पद बनी रहेगी। कोई यदि सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो वो ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होंगी तभी उनका पद रिक्त होगा, नहीं तो इनकी पद बनी रहेगी। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो यदि वो 65 साल का हो जाता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक, 65 साल पे जजों को रिटायर कर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में है कि वो जब तक जज रहेंगे तब तक कि उनका जीवन काल है। फिर दूसरा, यदि वो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे, पद दे या संसद के सिफारिश पे। ठीक, तो ये 3 परिस्थिति में ही जजों को हटाया जाता है। तो संसद की सिफारिश में जो न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जाता है। तो भारत में महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति पे ही लगाया जाता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया इन जजों को हटाने के लिए भी किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। जजों को हटाया कैसे जाएगा? तो जजों को हटाया जाएगा जो संविधान में व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 और आधे से अधिक संख्या में उनका बहुमत रहा है। यानी सदन का बहुमत हो और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, यानी जो विशेष बहुमत है उस बहुमत के द्वारा दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तभी वो हटेंगे। तो इस संबंध में संविधान में तो इतना दिया गया, लेकिन जो प्रक्रिया है इसकी संविधान में दिया गया है कि ये प्रक्रिया को संसद तय करेगी, किस प्रक्रिया से उसको पास किया जाएगा। तो जो इसके हटाने का तरीका है वो संसद के किसी सदन में भी पेश हो सकता है, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लोकसभा में पेश होगा तो कम से कम उस पर 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और यदि राज्यसभा में पेश होता है, लोकसभा ये है, यदि राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, तभी हस्ताक्षर होगा। वो यदि राज्यसभा में पेश है तो वो सभापति को देगा, यदि लोकसभा में पेश है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति चाहे तो उस बिल को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। उस संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने की उसके पास शक्ति है। यदि वो स्वीकार कर लेता है तो वो 3 सदस्यीय अस्थायी समिति को जांच के लिए भेजता है कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं। तो जो आरोप का आधार होता है इन जजों को हटाने का
वो संविधान में हमारा दिया गया है कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पे संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति हटाता है। तो इन चीजों की जांच करेगा कि क्या ये जो आधार दिया गया है संविधान में, वो आधार से मिलता जुलता इनका प्रारूप है कि नहीं, उनका कार्य है कि नहीं, वास्तव में क्या ये इस चीज के दोषी हैं। तो ये समिति कार्य करती है। तो इस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक CJI हो जाता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश। SJ यानी सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा इसका कौन सदस्य होगा? किसी हाई कोर्ट का CA चीफ जस्टिस। तीसरा कौन होगा? तो कोई अच्छा विधि विशेषज्ञ या जो एक अधिवक्ता ही हो, कोई अच्छा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो कोई न्यायविद हो सकता है। तो ये 3 लोगों की कमेटी बनेगी। कमेटी जांच करेगी। ये कमेटी दोषी भी ठहरा सकती है जांच में, या ये भी कह सकती है कि इनका आरोप निराधार है। तो ये अपना जांच की रिपोर्ट वो सदन में रखती हैं, और सदन में रखने के पास उसके बाद सदन को ये अधिकार है कि भले ही इनका रिपोर्ट कुछ भी हो, सदन को भाई ये अधिकार है कि वो अपना बहुमत करें या न करें। इसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि संसद में पास ना हो जाए। उसके बाद ये बहुमत से पास होता है। इसमें दोनों सदनों में, लोकसभा में पेश हुआ तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा का अपोजिट जिसमें पेश हुआ उसके अपोजिट वाला में भी दोनों इसी प्रक्रिया में पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। राष्ट्रपति फिर इनकी सिफारिश पे उस दिन से उसके पद को हटा देता है, उस दिन से उनका पद रिक्त कर देता है। तो जजों को इस प्रकार से हटाया जाता है। लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद अब तक किसी को भी इस पद से हटाया नहीं गया है। एक न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, इनके ऊपर अभियोग चलाया गया है, लेकिन वो भी हट नहीं पाए। क्या था कि इसमें वो मद्रास हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए 1971 में करीब। फिर उसके बाद वो 1988 में दिल्ली और हरियाणा के चीफ जस्टिस बने, और 2 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हुए तो उनके जो दिल्ली और हरियाणा का हाईकोर्ट का चीफ, हरियाणा और पंजाब का, दिल्ली नहीं, पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस रहते हुए उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और वित्तीय अनियमितताएं की हैं। ठीक, तो उसमें सदन में 108 सदस्यों ने प्रस्ताव लाया लोकसभा में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जांच के लिए अस्थायी समिति के पास गई। इनका संसद ने समिति का गठन किया और वो जांच के लिए अस्थायी समिति के पास गई। फिर वहां जाने के बाद जो समिति थी उसने उनको सिद्ध कदाचार का दोषी पाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, और इस आधार पे उन्होंने संसद को रिपोर्ट दिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो उस समय की जनता दल की सरकार थी वो गिर गई और नई सरकार कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने सरकार बनाया, और जब इनकी वोटिंग हो रही थी लोकसभा में, भाई ये रिपोर्ट देगी उसके बाद तो बहुमत तो साबित करना पड़ेगा सदन में, तभी उसको हटाया जा सकता है। तो जब वोटिंग के समय कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, तो करीब 178 सदस्यों ने महाभियोग के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन विरोध में वोटिंग नहीं हो पाई थी। तो चूंकि क्राइटेरिया है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 होना चाहिए और सदन का बहुमत, तो जब वो वोटिंग करने ही नहीं आई तो ये चीजें पास ही नहीं हो पाई, क्योंकि भाई सत्ता में, सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, सदस्यों की संख्या भी कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा थी। ठीक, लेकिन उसके बाद भी वी रामास्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनपे
ये चीज के आधार पे उनको हटाया नहीं गया। उनका नाम क्या था? वी रामास्वामी। ये प्रश्न पूछ लिया करता है कि किस न्यायाधीश पे वो अभियोग चलाया गया है, श्री कदाचार और उसके आधार पे। तो इनकी कहानी यही थी। ये सब जो प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इसको बनाया गया है। ठीक, तो इतनी चीजें इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इनके वेतन भत्ते और कुछ अन्य पद हैं न्यायाधीशों के ही, उसके बारे में जान लेते हैं। जो वेतन भत्ता होता है, ये सब चीजें जो मैं अभी बताया हूँ आप लोग को, वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत है। बाकी इनके जो वेतन भत्ते हैं वो इनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, विशेष अधिकार मिलता है, अवकाश मिलता है, ये सब चीजें संसद द्वारा तय की जाती हैं। और इनके वेतन भत्ते वित्तीय आपातकाल के दौरान घटाया जा सकता है, और यदि ये सेवानिवृत्त होते हैं तभी भी इनको वेतन भत्ते का आधा, वेतन का आधा और अन्य भत्ते वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक, तो सारी सुविधाएं इनको दिया जाता है। ये तय कौन करता है? वो संसद तय करता है और संचित निधि पे ये भारित व्यय होता है। ठीक, तो इतना वेतन भत्ता है, ये चीज आर्टिकल 125 में दिया गया है। फिर आगे आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये थोड़ा पद है, इनके बारे में 2-3 पद हैं, इनको देख लेना है हम लोग को। तो आर्टिकल वाइज चलते रहना है हम लोग को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा जाएगा तो आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तभी हम लोग को अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एक्चुअल में रहता तो हम लोग को पढ़ाई में उतना ही है कि जो हम लोग के संविधान में दिया गया है क्रमशः, बुक वगैरह में तो उसको डिस्क्राइब किया गया रहता है। तो आर्टिकल 126 में क्या दिया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि राष्ट्रपति जो है वो किसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। किन परिस्थितियों में बना सकता है? तो वो परिस्थितियां हैं कि यदि इसका पद, जो वर्तमान सीजीआई हैं उनका पद रिक्त हो, या कुछ दिन के लिए वो छुट्टी वगैरह पे गए हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या वो अपना कार्य करने में सीजीआई असमर्थ हो, कुछ तबीयत कुछ लंबी बीमारी हो जाए या इस प्रकार से असमर्थता आ जाए। तो इतने चीजों में राष्ट्रपति है वो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कहाँ से नियुक्ति करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों में से ही नियुक्ति करता है। वही आइडिया लगेगा इसमें भी कि कोई वरिष्ठ जो जज होगा वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेगा। फिर आगे है एक, ये परीक्षा में भी प्रश्न सीधे सीधे पूछी जाती हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का आर्टिकल कौन सा है। अगला है तदर्थ न्यायाधीश। क्या होता है कि जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो मैक्सिमम तो 34 में बताया हूँ, लेकिन वास्तव में कम भी रह सकता है, उससे कम रहता ही है। तो यदि जजों की संख्या में उस समय कोरम पूरा ना हो पा रहा हो जजों की संख्या का, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश क्या करता है कि वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। ठीक, लेकिन ये चीज राष्ट्रपति से परामर्श के बाद ही करेगा। ठीक, और जो ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होगा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरे के बाद ही इनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बनाएगा। और जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, वो अब सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को वरीयता देगा, उस पर कार्य करेगा और इसके एक न्यायाधीश की तरह जो सारे वेतन भत्ते हैं सब
प्राप्त करेगा वो। ठीक, तो ये चीजें 127 में दी गई हैं। फिर सेवानिवृत्त यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ गया तो किसी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे अनुरोध कर सकता है कि वो जज के रूप में कार्य करें और कामों को जिसे निपटाया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में सेवानिवृत्त जजों को भी जज का कार्य करने का फिर से मौका मिलता है। ये भी चीज़ राष्ट्रपति के परामर्श से ही इनकी नियुक्ति की जाती है। ये मुख्य न्यायाधीश ही इनका नियुक्ति करता है। बाकी ये उस समय जज नहीं कहे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये एक अतिरिक्त रूप में ही रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें 128 में दिया गया है। लेकिन ये अपने पद पे रहेंगे तो सारे वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज प्राप्त करता है। तो इतनी चीज़ें इसमें दिया गया है। फिर आर्टिकल 130 में दिया गया है कि स्थान कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो स्थान के बारे में क्या है, लेकिन ऐसा वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही करेगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावा कहीं और भी इसका ब्रांच को खोल सकता है, यानी खंडपीठ कहीं और बैठा सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय वो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही लेगा। ये चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज को पावर दिया गया है वो उसके पास वैकल्पिक है, न कि आप जबरदस्ती क्लेम नहीं कर सकते कि कहीं और खंडपीठ इसका खोलिए। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें इनके इंट्रोडक्टरी में दिया गया है। बाकी हम लोग कल इसके क्षेत्राधिकार को देखेंगे कि जो इनकी अधिकारिता होती है वो क्या क्या होती है, किस प्रकार से जो इनमें सीधे जा सकते हैं, किस प्रकार से अपील के माध्यम से जाएंगे, और क्या क्या इनके पास कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, बेंचों का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखा जाएगा। तो इतनी चीज़ें होती हैं। देखिए, जो हम लोग का न्यायपालिका है वो एक तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इनको संविधान के द्वारा ही इनकी स्वतंत्रता का एक साधन दे दिया गया है। संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया है कि इनका जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो कार्यपालिका से पृथक होगी, वो एक स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य का निर्वहन कर सकती है। जैसे इनकी नियुक्ति का तरीका हो गया, तो नियुक्ति के तरीका में भी यही इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी कार्यकाल की भी सुरक्षा की गई कि वो 65 साल तक हटाए या नहीं जाएंगे, 65 साल तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी कठिन महसूस होता है, क्योंकि बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो भी संसद द्वारा तय की जाती हैं। तो इनके जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी विस्तृत होती है। इनके आचरण पर बहस नहीं किया जा सकता, या जो ये सेवानिवृत्त होते हैं तो इनके वकालत पे भी रोक लगा दिया गया है कि ये किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें दे दी गई हैं संविधान में। वो अपने स्टाफों की नियुक्ति भी खुद ही कर लेता है, तो नियम भी अपने ही बनाता है। तो अपना एक तरह से वो जो राज्यों की और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, या जो संविधान में हमारा मूल अधिकार दिया गया है, उन सब की सुरक्षा करने में वो एक सक्षम संस्था बन जाता है। ठीक, आगे हम लोग कल की क्लास में देखा जाएगा किस प्रकार से उसकी अधिकारिता है। ठीक, आज इतना ही, धन्यवाद।